वेलकम टू डॉक्टर दीपा डाकेस नीट बायोलॉजी। और आज के सेशन से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th में, जो है आपका चैप्टर 14 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पादपों में श्वसन। अब यहाँ पर जब हम श्वसन की प्रक्रिया पढ़ना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि लास्ट सेशंस में हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट किया है और अब हम श्वसन को प्रारंभ करते हैं। तो श्वसन आप देखिए समस्त जीवों में, जीवित जीवों में होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के दौरान हम सामान्य रूप से कहते हैं गैसीय विसरण की प्रक्रिया पाई जाती है। परंतु गैसीय विसरण की प्रक्रिया में यहाँ पे याद रखिएगा ऑक्सीजन का इनटेक होता है या कोशिकाएं अथवा शरीर जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को शरीर से विमुक्त करता है या कोशिका से विमुक्त करता है। तो गैसीय विसरण के रूप में अगर आप प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में कंपेयर करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं। परंतु अगर आप श्वसन की ओर आते हैं तो श्वसन में याद रखिए हरे पौधे, एक कोशिकीय जीव जंतु एवं समस्त बहुकोशिकीय जीव जंतु अर्थात जितने भी जीवित जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय इंडिविजुअल्स आते हैं वो समस्त जीव आप याद रखिएगा श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त करते हैं। तो ये बात एक तो मुख्य रूप से याद रखिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि श्वसन की प्रक्रिया पौधों में कुछ भिन्न प्रकार से होती है। तो पौधों में और जंतुओं में श्वसन का अर्थ एक ही है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त करना। मुख्य अंतर जो श्वसन में पौधों में और जंतुओं में है वह यह है कि जंतुओं में श्वसन के लिए एक सुविकसित श्वसन तंत्र उपस्थित है, जैसा कि आप मनुष्य में पढ़ेंगे। परंतु पादपों में अथवा पौधों में श्वसन तंत्र, क्योंकि अंग तंत्र या अंगक तंत्र पौधों में उपस्थित नहीं है, पौधों का पूर्ण शरीर ऊतक से निर्मित होता है, इसलिए उनमें विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं जिन्हें हम रंध्र पढ़ रहे हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं और रंध्रों के द्वारा ही उन पौधों में याद रखिएगा श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आप श्वसन के लिए याद रखिएगा। अब हम जब श्वसन पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि जो श्वसन की प्रक्रिया है वह दिन एवं रात समस्त पूर्ण समय पर होती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली श्वसन आप याद रखिए किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो श्वसन आप याद रखिए अपचय अथवा हम कहते हैं कि यह एक कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। अपचय की प्रक्रिया का मीनिंग होता है कि जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में अपचयित करने की प्रक्रिया या ब्रेक करने की प्रक्रिया। तो इसमें मुख्य रूप से श्वसन की प्रक्रिया में याद रखिएगा जो जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं वह जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित होते हैं। तो श्वसन एक तो याद रखिए अपचय की प्रक्रिया है। दूसरा, श्वसन में ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा आप याद रखिएगा अथवा एनर्जी विमुक्त होती है तथा इस मुक्त हुई ऊर्जा का उपयोग शरीर की कोशिकाएं अपने वृद्धि एवं विकास में करती है। नेक्स्ट, जब आप श्वसन के लिए पढ़ रहे हैं तो श्वसन आप मुख्य रूप से याद रखिए, जब भी आप श्वसन पढ़ते हैं तो नॉर्मली हम कहते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त करना, परंतु वास्तविक रूप में ये गैसीय श्वसन है या इसको जंतु जगत में हम कहते हैं ब्रीदिंग की प्रक्रिया। परंतु जो श्वसन अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखेंगे तो श्वसन जो है वो मुख्यतः 2 चरणों में पूर्ण होता है या जिसे सामान्यतः हम कहते हैं बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन अथवा बाह्य श्वसन एवं कोशिकीय श्वसन। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम श्वसन की प्रक्रिया पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो इसमें याद रखिए वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य 2 पदों में अथवा 2 चरणों में विखंडित होकर सरल
अकार्बनिक पदार्थ तथा एटीपी को विमुक्त करते हैं। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी विमुक्त होगा, एटीपी को विमुक्त करते हैं। समस्त जीवित जीवों का महत्वपूर्ण लक्षण जिसके आधार पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोशिका जीवित है अथवा अजीवित है। अब श्वसन जब आप पढ़ते हैं तो श्वसन हम कह रहे हैं कि श्वसन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। 2 चरण जो यहाँ पर आप पढ़ते हैं श्वसन के, वो आप देखिए, एक आपका है, पहला पद होता है श्वसन में गैसीय विसरण, जिसके अंतर्गत पौधों में हम पढ़ रहे हैं इसलिए याद रखिए रंध्रों के द्वारा, अथवा आपने पढ़ा हुआ है वातरंध्र आप पढ़ते हैं तो रंध्र अथवा वातरंध्र। वातरंध्र आपके किन में होंगे? काष्ठीय पौधे या जो वुडी ट्रीज होते हैं, तो वुडी ट्रीज में आपको बार्क में या छाल में वातरंध्र उपस्थित होते हैं। तो वातरंध्रों के द्वारा अथवा पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा गैसीय विसरण की प्रक्रिया पाई जाती है। गैसीय विसरण की प्रक्रिया को ही हम बाह्य श्वसन कहते हैं। ये पार्ट याद रखिएगा। अब ये जो गैसीय विसरण अथवा बाह्य श्वसन है, इस प्रक्रिया में याद रखिएगा ऑक्सीजन का ग्रहण तथा कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त किया जाता है। तो ये पार्ट याद रखिएगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त करने की प्रक्रिया गैसीय विसरण कहलाती है। परंतु जब कोशिका ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और CO2 को विमुक्त करती है, इन बीच दूसरा श्वसन का चरण पूर्ण होता है। इस श्वसन को हम कहते हैं कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है श्वसनीय पदार्थों के विखंडन में, इसलिए इसे हम कहते हैं सामान्यतः कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। चूंकि यह प्रक्रिया कोशिका के अंतर्गत पाई जाती है, अतः इसे सामान्य रूप से आंतरिक श्वसन कहते हैं। तो ये पार्ट आप याद रखिए। आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया में भोज्य पदार्थों का मुख्य रूप से याद रखिए भोज्य पदार्थ विखंडित होते हैं। अब ये जो भोज्य पदार्थ का विखंडन होगा, ये विखंडन आप याद रखिए 2 या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है अथवा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाया जाता है। तो जो श्वसन के 2 प्रकार आप मुख्य रूप से पढ़ते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, उसका मुख्य अर्थ है कि जो कोशिकीय श्वसन अथवा कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थ का विखंडन हो रहा है, वह विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा अथवा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। भोज्य पदार्थ का विखंडन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तब आप याद रखिए इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन अथवा एरोबिक रेस्पिरेशन। और सामान्यतः कुछ जीवाणुओं में, ईस्ट में आप देखते हैं कि भोज्य पदार्थों के विखंडन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। जब यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होगी, तब इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा कि ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन जो 2 प्रकार हैं, वो मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ के विखंडन के समय ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर होते हैं। तो ये आप इंट्रोडक्टरी पार्ट याद रखिए जब आप पढ़ रहे हैं श्वसन। ये जो अपना चैप्टर है, ये चैप्टर पूर्ण रूप से आपका किसके साथ संबंधित है? कोशिकीय श्वसन के साथ संबंध रखता है। तो कोशिकीय श्वसन जब आप पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं तो कोशिकीय श्वसन से संबंध रखता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में मुख्य अंतर क्या होते हैं। तो सामान्य रूप से आपको ये क्लियर है कि ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का विखंडन होता है। यहाँ पे देखिए जो भोज्य पदार्थों का विखंडन अथवा ऑक्सीकरण है, यहाँ पर पूर्ण ऑक्सीकरण होगा क्योंकि ऑक्सीजन पूर्ण रूप से उपस्थित होता है, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण अपूर्ण ऑक्सीकरण यहाँ पर हम कहते हैं, या अपूर्ण दहन भी कहा जाता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया पाई जाती है।
पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण जब ग्लूकोज का अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा एटीपी का निर्माण पाया जाता है। परंतु जब आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन को पढ़ते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और अत्यंत कम मात्रा में एटीपी का निर्माण होता है। तो अपूर्ण ऑक्सीकरण याद रखिए एक अन्य उत्पाद का निर्माण हमेशा करता है, इसलिए इस प्रक्रिया का उपयोग फर्मेंटेशन के रूप में हम पढ़ते हैं कि अल्कोहल्स के निर्माण में और विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब एक ग्लूकोज का अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होता है तो वह मुख्य रूप से 38 एटीपी के अणुओं का निर्माण करता है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आप याद रखिए ग्लूकोज अपूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होने पर केवल 2 एटीपी का निर्माण करेगा। नेक्स्ट आप याद रखिए जब आप पढ़ते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला ऑक्सी श्वसन कहाँ पर संपन्न होगा तो इसका स्थान आप याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो क्रेब्स चक्र आप पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स चक्र आप याद रखिए ऑक्सी श्वसन की का ही एक प्रकार है जो हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स अथवा आधात्री में संपन्न होता है। यहाँ पर जब हम ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में आप श्वसन पढ़ रहे हैं तो यह प्रक्रिया आप याद रखिए मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म अथवा साइटोसोल हम कहते हैं में संपन्न होती है। और जो ग्लाइकोलिसिस आप पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस आप याद रखिए एक प्रकार का अनॉक्सी श्वसन का एक पाथ है जिसमें ग्लूकोज के अणु के द्वारा 2 पायरुविक अम्लों का निर्माण पायरुविक अम्ल के अणु का निर्माण होता है। ये पार्ट आप याद रखिएगा ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया के लिए। अब जब हम पढ़ते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में आपके भोज्य पदार्थ या फिर आप कह रहे हैं फूड सब्सट्रेट प्रवेश करते हैं तो भोज्य पदार्थ आपके हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स अथवा फैट या वसी अम्ल भी भोज्य पदार्थ का काम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन जब भोज्य पदार्थ के रूप में हम उपयोग में लाते हैं तो उस अवस्था में याद रखिएगा कि वहां पर हमको आवश्यक होता है उनके कंप्लीट ऑक्सीकरण के लिए या ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं आवश्यक होती है और उसी आधार पर हम एक अनुपात प्राप्त करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में उत्पन्न हुई है और श्वसन के दौरान कितने अनुपात ऑक्सीजन के अणुओं का उपयोग हुआ है। तो जब यह हम अनुपात निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अणुओं के मध्य तब आप उस अनुपात को सामान्य रूप से कहते हैं श्वसन गुणांक या हम आरक्यू उसको कह रहे हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन या श्वसन गुणांक। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के लिए श्वसन गुणांक का मान अलग अलग होता है और दूसरा ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में भी भोज्य पदार्थ का मान अलग अलग श्वसन गुणांक का मान भिन्न भिन्न पाया जाता है। तो श्वसन गुणांक का मान के आधार पर अगर आप ऑक्सी श्वसन देखते हैं तो ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में आप याद रखिए भोज्य पदार्थ के अनुरूप श्वसन गुणांक अथवा आरक्यू का मान आप याद रखिए 1 से अधिक, 1 से कम अथवा 0 अथवा 0 आप कह रहे हैं हो सकता है। परंतु अनॉक्सी श्वसन में आप याद रखिएगा श्वसन गुणांक का मान सदैव इन्फिनिट अथवा असंख्य होता है। तो यह जो मान होगा वो किसके लिए होगा आपका आरक्यू के लिए। तो श्वसन गुणांक का मान अनॉक्सी श्वसन में हमेशा याद रखिएगा आरक्यू के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर हम एक शॉर्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं कि किस तरह से ग्लाइकोलिसिस और कैप्स चक्र के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया कोशिकाओं में संपन्न होती है। तो यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हैं यहाँ हम एक सिंपल सेल का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और इस कोशिका में आप याद रखिएगा पादप कोशिका के लिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पार्ट पूरा का पूरा। तो प्लांट सेल में जब भी ऑक्सीजन आप याद रखिए उत्पन्न श्वसन की प्रक्रिया जब भी आप श्वसन की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो इस प्रक्रिया में आप याद रखिए सबसे पहला पद आपका होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में आप पढ़ते हैं कि जो ग्लूकोज का अणु होता है एक अणु
यह ग्लूकोज का एक अणु ग्लाइकोलिसिस के द्वारा 2 पाइरुविक अम्ल के अणुओं में विखंडित होता है। तो यहाँ पर पाइरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे? 2। ग्लूकोज में 6 कार्बन उपस्थित होते हैं। पाइरुविक अम्ल में याद रखिएगा 3 कार्बन के अणु से निर्मित अम्ल है पाइरुविक अम्ल या पाइरुवेट कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस की जितनी भी प्रक्रिया है या रिएक्शंस है वो दोनों दिशाओं में अथवा रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। और यह पद आप याद रखिए, जो ग्लाइकोलिसिस आप पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस पूर्ण रूप से कहाँ पे मिलेगा आपको? कोशिका द्रव्य अथवा कोशिका के साइटोप्लाज्म में मिलता है। इसके पश्चात दूसरा कोशिकांग श्वसन से संबद्ध रखता है। उस कोशिकांग को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हम जब आप क्रेब्स चक्र पढ़ना प्रारंभ करेंगे उस समय हम एक बार माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को रिवाइज करते हैं। अदरवाइज पहले के सेशंस में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की संरचना पढ़ी हुई है, तो सेल से संबंधित संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आप वहां पर देख सकते हैं। पाइरुविक अम्ल याद रखिएगा। अब यह पाइरुविक अम्ल कोशिका द्रव्य से होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाह्य कक्ष में ये पाइरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम ए में विभक्त होता है। बिल्कुल शॉर्ट में अभी याद रखिए, ये डिटेल में पढ़ना है अपने को। एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होगा और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आप याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री अथवा मैट्रिक्स में क्रेब चक्र में प्रयुक्त होता है। और क्रेब साइकिल के द्वारा आप याद रखिए 2 स्थानों पर कार्बन डाइऑक्साइड 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को विमुक्त किया जाता है। और साथ ही साथ जब आप पढ़ रहे हैं तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में याद रखिएगा 8 एटीपी का निर्माण होता है और पाइरुविक अम्ल कितने अणु निर्मित हो रहे हैं? 2 पाइरुविक अम्ल के अणु निर्मित होते हैं। दोनों पाइरुविक अम्ल के अणु एक एक करके 2 बार क्रेब चक्र में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक क्रेब चक्र से याद रखिएगा 15 एटीपी का निर्माण होता है। तो टोटल 2 पाइरुविक एसिड के लिए जब क्रेब चक्र संपन्न होता है तो क्रेब चक्र के द्वारा याद रखिएगा 30 एटीपी क्रेब चक्र 15 एटीपी का निर्माण करता है और 2 क्रेब चक्र 2 पाइरुविक अम्ल के अणुओं का पूर्ण दहन करते हैं और तत्पश्चात 30 एटीपी का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर आप याद रखिए 30 और 8 ये दोनों ही मिलके आप याद रखिएगा टोटल 38 एटीपी का निर्माण करते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में जब ऑक्सीश्वसन पाया जाता है तो ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज का एक अणु पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर टोटल 38 एटीपी का निर्माण करता है। ग्लाइकोलिसिस में ये 8 एटीपी किस तरह निर्मित हो रहे हैं? क्रेब चक्र में प्रत्येक क्रेब चक्र में 15 एटीपी का निर्माण होता है। तो क्रेब चक्र में प्रत्येक क्रेब चक्र में किन किन स्तरों पर 15 एटीपी का निर्माण पाया जाता है। और इसी साल क्रेब चक्र से संबंधित एक क्वेश्चन भी है, वो जब हम क्रेब साइकिल पढ़ते हैं उस समय हम उस चक्र को पढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा चक्र जो है वो 1 बाय 1 हम डिफरेंट सेशंस में कंप्लीट करेंगे। आज का ये जो क्लास सेशन था ये आपका केवल इंट्रोडक्टरी सेशन है कि जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ना स्टार्ट करें नेक्स्ट सेशन से तो कंफ्यूजन मत रखिए कि ग्लाइकोलिसिस क्या है और क्रेब चक्र क्या है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र आप याद रखिए ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन के विभिन्न पद होते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही पार्ट यहाँ पर याद रखेंगे। आगे आप पढ़ते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन होता है, एक फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होता है। वो जब हम श्वसन गुणांक को पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी में श्वसन गुणांक सबसे लास्ट में दिया है तो हम उसी समय पढ़ेंगे। तो जब हम श्वसन गुणांक को पढ़ते हैं उस दौरान हम पढ़ते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या होता है और फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन तक चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, like my video, share my videos, and up to next session, stay motivated and stay blessed.